नमस्कार। आज हम लिवर्न कॉक्स के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। इसमें वो अपनी पहचान, बचपन की मुश्किलों से वो कैसे उभरी और एक ट्रांस महिला के तौर पर पब्लिक लाइफ की जो सच्चाइयां हैं उन पर काफ़ी खुलकर बात करती हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस बातचीत से मतलब लिवर्न के अनुभवों से जो ज़रूरी बातें निकलती हैं उन्हें समझें कि कैसे हमारी अपनी कहानियां हमें मजबूती देती हैं और कैसे समाज का जो ढांचा है वो हमारी जिंदगी पर असर डालता है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और इसमें जो एक दिलचस्प बात सामने आती है वो ये है कि कैसे बचपन की बिल्कुल अलग मतलब एकदम विपरीत अनुभव उनकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। जैसे एक तरफ स्कूल में बुली होना, तंग किया जाना, और दूसरी तरफ अपनी कला जैसे भाषण देना या डांस, उसमें पहचान मिलना। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बचपन में बच्चों ने मजाक में लड़की कहते थे और अब बड़ा होने पर कुछ लोग उन्हें मर्द कहते हैं। ये विरोधाभासी उनकी कहानी है एक तरह से। बिल्कुल। और इंटरव्यू में एक चीज जो मुझे बहुत पावरफुल लगी वो थी रीपेरेंटिंग की बात। यानी अपने अंदर जो बच्चा है उसे एक तरह से दोबारा पालना, उसको वो देना जो शायद पहले नहीं मिला, ताकि पुराने जख्म भर सके। हाँ, इसमें ये मानना बहुत जरूरी है कि सवाल ये नहीं कि मेरे साथ क्या गड़बड़ है, बल्कि ये समझना कि अच्छा मेरे साथ हुआ क्या था, और फिर वहां से आगे बढ़कर ये देखना कि मुझ में क्या सही है, क्या अच्छा है। सही कहा। ये सोच में एक बहुत बड़ा मतलब फंडामेंटल शिफ्ट है। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। उन्होंने शारीरिक मतलब सोमैटिक तरीकों से हीलिंग पर भी जोर दिया है। सोमैटिक तरीके जैसे? हाँ, जैसे उन्होंने कम्युनिटी रेजिलियंसी मॉडल यानी CRIM का जिक्र किया। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो सिखाता है कि तनाव से निपटने के लिए हम अपने शरीर की अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। इसका एक खास टूल है शिफ्ट एंड स्टे। शिफ्ट एंड स्टे, ये क्या है? इसमें ऐसा है कि जब आपको शरीर में कहीं तनाव महसूस हो, मान लीजिए कंधे में या पेट में, तो आप अपना ध्यान जानबूझकर शरीर की किसी ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां आराम महसूस हो रहा हो। या फिर जहां कुछ भी महसूस नहीं हो रहा हो, मतलब न्यूट्रल हो। अच्छा। तो ये मुश्किल से भागना नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो खास बात है। वो इसे दोनों और बोथ हैंड वाला नजरिया कहती हैं। मतलब आप मुश्किल को भी स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो ठीक है, जो शांत है, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। किसी एक को नकार नहीं रहे हैं। ये दिलचस्प है। मतलब मुश्किल भावना के साथ ठहरना, पर एक एंकर के साथ। एग्जैक्टली एक तरह का संतुलन बनाना। क्योंकि शरीर शरीर सब याद रखता है, इसलिए शरीर पर काम करना इतना जरूरी हो जाता है आघात से उभरने के लिए। सही बात है। तो ये तो हुई अपने अंदर की बात, व्यक्तिगत हीलिंग की। लेकिन लिवर्न कॉक्स इसे बाहरी दुनिया से भी जोड़ती हैं। खासकर जो ट्रांस समुदाय के सामने आज जो माहौल है, नए कानून बन रहे हैं, समाज में जो बातें हो रही हैं। बिल्कुल सही। और वो इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाती हैं। वो कहती हैं कि ट्रांस पहचान और अधिकारों की जो पूरी कहानी है, जो नैरेटिव है, उसे कुछ लोगों ने एक तरह से हाईजैक कर लिया है। हाईजैक? किस तरह से? मतलब वो कहती हैं कि इसे मानव अधिकार और शारीरिक स्वायत्ता यानी बॉडीली ऑटोनॉमी के बड़े फ्रेमवर्क में देखने की जरूरत है। शारीरिक स्वायत्ता मतलब? अपने शरीर के बारे में खुद फैसले लेने का हक। जैसे हम प्रजनन अधिकारों यानी रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करते हैं, ये वैसा ही है। और उन्होंने इस पर भी कुछ कहा कि कौन इस बारे में बहस कर सकता है या नहीं। हाँ, बिल्कुल। उनका स्टैंड काफी साफ है इस पर। वो कहती हैं कि देखिए, अगर आप कोई ट्रांस बच्चा नहीं है या उनके माता पिता नहीं है या उनके डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं है, तो बच्चों की जेंडर अफर्मिंग केयर यानी उनकी जेंडर पहचान को सपोर्ट करने वाली जो मेडिकल देखभाल है, उस पर बहस करना आपका काम नहीं। उनका यही कहना है। और फिर बातचीत और बड़ी होती है जब वो व्यवस्थागत मुद्दों पर आती हैं, जैसे पितृसत्ता, श्वेत वर्चस्व, पूंजीवाद। हाँ, सिस्टमिक इश्यूज। जी। और वो बताती हैं कि ये बड़े सामाजिक ढांचे जो हैं, ये कैसे हमारी व्यक्तिगत मानसिक सेहत पर सीधा असर डालते हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आज के पूंजीवादी सिस्टम में घर खरीदना जैसी एक बुनियादी जरूरत भी कितना बड़ा स्ट्रेस बन गई है। तो फिर यहाँ एक सवाल आता है कि ठीक है, व्यवस्था का असर है, लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी कहाँ है? इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बने? बहुत अच्छा सवाल है। और लेवन का मानना है कि इसका जवाब है आलोचनात्मक चेतना यानी क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। मतलब ये समझना कि ये सामाजिक व्यवस्थाएं हम पर कैसे असर डाल रही हैं, और साथ ही शिक्षा
ये दोनों चीजें हमें अपनी जिम्मेदारी समझने और उसे निभाने में मदद करती हैं, तब भी जब सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो। तो इसमें शायद ये भी शामिल है कि हम जो जानकारी ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, मीडिया को कैसे समझें। निश्चित रूप से मीडिया लिटरेसी यानी मीडिया साक्षरता इसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये समझना कि कौन सी खबर भरोसे लायक है, कौन सी नहीं, किस जानकारी के पीछे क्या एजेंडा हो सकता है, ये सब हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो ये कहानी है एक तरह से लचीलेपन की, है ना, खुद को स्वीकार करने की, अपनी कहानी का मालिक बनने की और दुनिया को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि एक आलोचनात्मक नजर से देखने की। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि व्यक्तिगत उपचार मतलब अपने अंदरूनी जख्मों को भरना और सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, ये दोनों चीजें अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अपनी कहानी को समझना, उसे अपनाना और साथ ही उन बाहरी ताकतों को पहचानना जो हमें प्रभावित करती हैं या दबाती हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लेबन का जीवन यही दिखाता है कि ये मुमकिन भी है और जरूरी भी। और अंत में शायद सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है कि जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी बहुत से व्यक्तिगत परेशानियां, हमारे स्ट्रगल्स असल में समाज के बड़े ढांचों और सिस्टम की वजह से हैं, तो ये समझ हमारी अपनी जिम्मेदारी की भावना को कैसे बदलती है और दुनिया में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की हमारी अपनी क्षमता के बारे में हमारी सोच को कैसे प्रभावित कर सकती है।